अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब खुश भी होंगे इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है ना, ये है यूके, इंग्लैंड। इंग्लैंड नाम सुना होगा। इंग्लैंड, इंग्लिस्तान ਤੇ यूके ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੌਰੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ है। मेरे को जरा फॉर्म ऑनलाइन फिल करीदा है ना, ये 15 सफ़े का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप जब यूके का फॉर्म फिल करने लगेंगे ना, तो आप जो मेरी वीडियो है ना, इसके पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। ठीक है, मैं हेडिंग्स बोल दूंगा, तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, फॉर्म फिल कर रहे होंगे और मेरी हेडिंग्स को टैली करके आपने वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो मैंने आपको बतानी है। और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सिंगल पर्सन के लिए है, फैमिली के लिए नहीं है। यानी अगर मैंने जाना था ना, तो मैंने कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है फॉर्म एज ए सिंगल पर्सन, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आप दोस्तों के तावन से, अल्लाह ताला की रहमत से 2000 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, 2000 रह गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो भी इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये है जी यूके का फॉर्म। ठीक है, देख रहे हो, ये जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो जी, जो इसकी पहली हेडिंग आ रही ना मेरे पास, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन फॉर्म, जो जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलती है, फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उस पर लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके अंदर नीचे जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जी ईमेल एड्रेस। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, आपने वो लिखना है। नंबर 1 हो गया पॉइंट। उसके बाद आपके पास जो हेडिंग आ रही है ना, वो है ट्रैवल इंफॉर्मेशन। ट्रैवल इंफॉर्मेशन ये पूछता है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर विजिट टू द यूके। तो मैंने इसके अंदर जो ऑप्शन सेलेक्ट की थी वो था टूरिज्म, इंक्लूडिंग विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद उसकी दूसरी हेडिंग लाइन है विल यू बी ट्रेवलिंग टू द यूके एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैंने कहा जी नो, मैं किसी ग्रुप का ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी ट्रैवल कर रहा है। तीसरे पे पॉइंट पे है विल यू बी ट्रेवलिंग द यूके टू द यूके विद समवन हु इज नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट। यानी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, बीवी ना होवे या कोई बच्चा बुच्चा ना होवे। तो मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ है नो। उसके बाद वो पूछता है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द यूके। तो मैंने इसके ऊपर लिखा है टूरिस्ट। वहां पे आएगा पॉइंट। अगर नहीं आता तो आपने लिखना है टूरिस्ट। आपने एज ए टूरिस्ट यूके को विजिट करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आती है अगली लाइन। अगली लाइन में कहता है गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पज ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। ठीक है, मैंने इस पे लिखा है आई विल बी ऑन वेकेशन, टूरिज्म पर्पज, शॉपिंग, साइट सीइंग ओनली। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप अगर फिरने टुरने जा रहे हैं तो आपने ये लिखना है आई विल बी ऑन वेकेशन, टूरिज्म पर्पज, शॉपिंग, साइट सीइंग ओनली। ठीक है, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज की जो हेडिंग है ना, उस पर लिखा हुआ है योर प्लान्ड ट्रेवल इंफॉर्मेशन। आपकी जो आपने प्लान किया ना, आपने कब जाना। उसमें पहले पूछता है डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके। आपने यूके कब पहुंचना है। मैंने जो डेट थी ना, आज अगर मैंने फॉर्म फिल कर रहा हूं ना, तो मैंने जो डेट है ना, आज से 1.5 महीने बाद की या 2 महीने बाद की देनी है। ठीक है, तो मैंने इस पे लिख दिया 31 जुलाई 2024। ये क्योंकि मुझे वीज़ा काफ़ी देर पहले मिल चुका है, तो वीडियो में आज बना रहा हूँ। डेट यू प्लान टू लीव द यूके, वापसी की भी डेट देनी है। आप याद रखें, 1 हफ्ते से ज़्यादा का प्लान बिल्कुल नहीं करना। 5 दिन का कर लो, कम से कम 1 हफ्ते से
कम रखना है प्लान, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। टूरिस्ट जो सा होता है ना, ज़्यादा रहता ही नहीं कहीं, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखें, टूरिज्म पर्पज़ पे एक आदमी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए कहीं नहीं जाता। याद रखें, ये लोगों के रिजेक्ट होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है, वो लिख देते हैं कहते हैं ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो कहते हैं भाजी तुसी महीना नहीं, तुसी टिक्की होने का प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। एक बात याद रखें, हफ्ते से ज़्यादा का प्लान नहीं लिखना। उसके बाद आ जाता है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो पूछता है जी गिवन नेम एज पर द पासपोर्ट। पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ गिवन नेम आपने वो लिखना है। फैमिली नेम पासपोर्ट पे जो लिखा है आपने वो लिखना है। उसके बाद जो कहता है आर यू नाउ और हैव यू एवर बीन नोन बाय अनदर नेम, कोई दूसरे नाम है आपका, कोई दूसरा नाम है, नो कर देना इसको, ठीक है। व्हाट डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग्स टू, आपने जो पीछे ईमेल एड्रेस लिखा था ना पर्सनल, वो यहाँ पे ना उसने ईमेल एड्रेस लिख के वो पूछा है कि ये किसका ईमेल एड्रेस है, तो आपने कहा है ये मेरा, यू लिख देना आपने, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। फिर डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस, अगर आपका एक ईमेल के अलावा कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है तो आपने लिखना है यस, आपने बताना है उसको कि मेरा दूसरा है। फिर वो पूछेगा एडिशनल ईमेल एड्रेस, फिर आपने एडिशनल ईमेल एड्रेस जो है ना वो लिख देना है। उसके बाद ये पूछता है हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग्स टू, आपने फिर उसमें यू लिख देना है, ठीक है। फिर वो पूछता है विच ईमेल एड्रेस शुड वी यूज टू कॉन्टैक्ट यू, हम आपसे कांटेक्ट करने के लिए कौन सा ईमेल एड्रेस यूज करें, तो आपने वो पहले वाला जो शुरू में लिखा था ना ईमेल एड्रेस वही लिखना है, जो मेन आपका, दूसरे वाला नहीं लिखना, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स जो है ना ये आपके ईमेल से रिलेटेड ही हैं। विच ईमेल एड्रेस शुड वी यूज टू सेंड यू ईमेल्स ब्ला ब्ला ब्ला, आपने अपना ईमेल वो जो पहले वाला है ना पर्सनल वही लिखना है। आगे आ जाता है व्हाट इज योर सेक्स एज शोन इन योर पासपोर्ट, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल लिखना है आपने उसमें। व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस, यहाँ पे आपने लिखना है अपने बारे में, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप क्या क्या डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, आप विडोवर्ड हैं, जो भी हैं, तो आपने अपना यहाँ पे स्टेटस लिखना है आपका क्या है, ठीक है। आगे आए थे कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी, आप अफ़गानी हैं अफ़गानी, आप बांग्लादेशी हैं बांग्लादेशी, आप हिंदुस्तानी हैं आप हिंदुस्तानी, ठीक है। जो भी आपकी नेशनलिटी आपने वो लिखनी है। ये जो फॉर्म है ना ये सबके लिए सेम है, सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी मेरी जगह पे। फिर कहता है कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस शहर में पैदा हुए हैं आपने वो लिखना है। फिर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आप पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए आपने वो लिखनी है। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपने यहाँ पे लिखना है यस वी हैव, ठीक है। उसके बाद क्या है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपका जो शनाख्ती कार्ड है ना, आप जिस मुल्क के भी है ना, आपका एक शनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड है, आपने उसका नंबर लिख देना है। फिर पूछता है इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से इशू हुआ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली अफगानी अफगानी, जो भी कैसे करता है। इशू डेट, उस आईडी कार्ड पे एक इशू डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है, आपने वो लिखनी है। फिर कहता है डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी, आपके पास कोई अगर दूसरी नेशनलिटी है ना तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपने नो कर देना है, ठीक है। आगे आता है एड्रेस, वो पूछ रहा है आपका एड्रेस, यहाँ पे आपने पाकिस्तान का एड्रेस लिखना, क्योंकि मैं सऊदी अरब से अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे सऊदी अरब का रेजिडेंस एड्रेस लिखा है, जो कि आपको आपके वो क्या कहते हैं यार, नेशनल एड्रेस जो है ना आपका गली महल्ले का एड्रेस, गली नंबर फलाना टमकाना हयल वजरात बला बला, वो लिखना है आपने, ठीक है। इज दिस एड्रेस ऑल्सो योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मेन इशू ये है कि अगर मैं इसको कह देता हूँ ना कि मेरा घर का जो पता है ना यही ख़त व किताबत का पता है, तो वो मुझे ख़त कभी नहीं मिलना, क्योंकि ये ख़त जो है ना जाता कहीं और है और मुझे नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको लिख दूंगा नो, इस पर मैंने लिख देना है नो, क्योंकि मेरा ख़त व किताबत वाला एड्रेस ये नहीं है, वो एड्रेस मैंने ऑफिस का दिया कि उसमें फिर लिखा हुआ है एड्रेस, नीचे फिर आपने अपने ऑफिस का एड्रेस लिख देना है जहाँ पे आपको मेल रिसीव हो। उसके बाद ये कहता है हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस प्लेस, जिस एज दिस एड्रेस, आपको कितने साल हो गए जहाँ पे आप रह रहे हैं,
जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ ना, मुझे इधर 6 साल हो गए, तो मैंने लिखा 6 साल। अगर आपको अपने एरिया में सऊदी अरब के किसी भी पॉइंट पे रहते हुए जितने भी आपको टाइम हो गया ना, आपने वो अरसा लिखना है वहाँ पे। व्हाट इज़ द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम, आप घर के मालिक तो हैं नहीं, आपने यहाँ पे लिख देना है आई रेंट इट, आई रेंट इट। डू यू हैव अ यूके ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं मेरे पास नहीं है, तो मैंने नो लिख दिया। हैव यू एवर बीन गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, नो मेरा कोई इलाज नहीं, मैं कभी टक्या नहीं यूके इलाज कितों होना मम्मा, तो इसमें नो कर देना अपने खाबा च तो हो गया होगा। अच्छा, अगला है जी प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर। यहाँ पे आपने अपना सऊदी अरब का, जहाँ जिस मुल्क से भी आप अप्लाई करें, आपने अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। अच्छा लिख, अगला है जी पॉइंट, वेयर डू यू यूज दिस टेलीफोन नंबर, ये गौर से सुन लें, वेयर डू यू यूज दिस टेलीफोन नंबर। आपने इस पे ऑप्शन आती है, आपने लिखना है फॉर यूज इन द यूके, फॉर यूज आउट ऑफ यूके, ठीक है, यानी ये जो नंबर है ना, ये यूके में भी यूज होगा, ठीक है। सिलेक्ट वेदर दिस इज योर होम मोबाइल वर्क टेलीफोन नंबर, मैंने उसे कहा जी ये मेरा मोबाइल टेलीफोन नंबर है, ठीक है, घर का नंबर नहीं। आर यू एबल टू बी कॉन्टैक्टेड बाई टेलीफोन, यस, उधर लिखना है आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाई टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज। वहां पे ऑप्शन जो आएगी ना, आपने लिखना है उसको, जो सिलेक्ट करना है, आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाई टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। उसके बाद जो अगली हेडिंग है ना, वो है पासपोर्ट डिटेल की। पासपोर्ट डिटेल में पहली जो ऑप्शन है ना, वो कहता है पासपोर्ट नंबर और ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर। आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा, आपने यहाँ पे वो लिख देना है, ठीक है साथियों। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, और शेयर भी किया करें। अगला पॉइंट कहता है इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से इशू हुआ, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। इशू डेट वही, एक्सपायरी डेट वही, आपने जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई आपने वही लिखनी है, ठीक है। अगली आ जाती है ऑप्शन डिपेंडेंट डिटेल्स। डिपेंडेंट डिटेल्स, इस डिपेंडेंट डिटेल्स में ना मैंने नो लिखा है, ठीक है। आप अगर यस लिखेंगे ना, तो आज अगर आपके बच्चे मेरा ख्याल सऊदी अरब में हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप इसको यस कर देना, वरना मैंने इसको नो लिखा है। अगर आप नो भी कर दो तो चलता है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डज एनी वन रिलाई ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूड बोथ दोज ट्रैवलिंग विद यू एंड दोज हु आर नॉट, तो मैंने इसमें लिख दिया नो। अगला हेडिंग है पेरेंट्स डिटेल। अगली हेडिंग है पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स डिटेल में आपकी अम्मी का नाम, आपकी अम्मी की डेट ऑफ बर्थ और उनका कंट्री ऑफ नेशनलिटी, वो आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपके अब्बू का नाम, आपके अब्बू की डेट ऑफ बर्थ और कहाँ की उनकी नेशनलिटी है, वो लिखना है, ठीक है। ये होगी पेरेंट्स डिटेल। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो हेडिंग है ना, इसके अंदर वो पूछता है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपने कहना है एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब करते हैं ना, तो आपने कहना है एम्प्लॉयड, ठीक है। डेट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस एम्प्लॉयर, कब आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, जिस कंपनी को ज्वाइन किया था ना, जो आपकी लास्ट कंपनी, करंट कंपनी जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपने उस कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है। उसके बाद पूछता है एम्प्लॉयर्स नेम, कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। एम्प्लॉयर्स एड्रेस, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का पता लिख देना है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स टेलीफोन, आपने अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर लिख देना है। उसके बाद आता है योर जॉब टाइटल, मैं इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन हूँ, मैंने वो लिख दिया, जैसा कि मैंने आपको बोला अकामे पे जो लिखा हुआ है ना, और सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल के सर्टिफिकेट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना आपका, आपने वो लिखना है, प्रोफेशन। फिर यहाँ पे पढ़ता है हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स, जो आपकी करंट सैलरी है ना, आपने वो यहाँ पे लिखनी है। डिस्क्राइब योर जॉब, ये है पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इसको आपने छोटा कॉम्पैक्ट रखना है और अच्छा रखना है, क्योंकि आपको थोड़े से वक्त में ना ज़्यादा बात एक्सप्लेन करनी है। तो मैं ड्राफ्ट्समैन था, अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है वर्किंग ऑन स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, कंपैरिजन इन ऑटोकैड विद डिफरेंट डिसिप्लिन, प्रिपेयरिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इटली। ये मैंने लिखा है क्योंकि मैं ड्राफ्ट्समैन हूँ, मैं फोटोशॉप भी करता हूँ, मैं 3D भी बनाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। तो ये सारा जो था ना इनका कॉकटेल, वो मैंने बना के लिख दिया।
उसके बाद पूछता है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने लिखा आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ द जॉब्स लिस्टेड अबव, मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगला आता है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगली हेडिंग जो सी है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहली लाइन में पूछता है डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग, क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स है या आपके पास कोई पैसे पड़े हुए बैंक में, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करनी है सेविंग्स, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव इन सेविंग्स, आपके बैंक में जो पैसे हैं ना, आपने उन पैसों को पाउंड्स बनाकर ना यहाँ पे लिख देना है कि आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। फिर वो पूछता है हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द यूके, जो आप प्लान किया हुआ ना कि मैं यूके में इतने पैसे खर्च करूंगा, वो आपने ना पाउंड्स में बना के ना नीचे लिख देना कि भाई मेरा प्लान है कि मैं तकरीबन इतने पैसे अपने ट्रिप में खर्च करूंगा। फिर लिखा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, आपका एक महीने का सऊदी अरब में कितना खर्चा आता है, आपने उसके पाउंड बना के नीचे लिख देना है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो पूछ रहा है कि आपका कितना प्लान है, पैसे वहाँ पे कितने खर्च करेंगे, आप महीने के यहाँ पे कितने खर्च करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ये आपने बिल्कुल ठीक लिखना है, इसमें झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनको सारा पता लग जाता है कि आप हमारी ये जो चालाकी है ना वो सारी पकड़ लेते हैं कि हम क्या उनके साथ दो नंबरी करने लगे, इसलिए दो नंबरी बिल्कुल नहीं करनी, जो सच है वही बताना है। आगे आ जाता है जी विल एनीवन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, कोई आपकी ट्रिप की पेमेंट कर रहा है, हमने कहा यहाँ पे नो लिख देना, आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, नो। आगे आ जाती है फैमिली इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, मैंने कहा जी नो। ये पूछ रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार है यूके में, तो मैंने इसे कह दिया नो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अकोमोडेशन डिटेल यहाँ पे पूछता है आपने जब वहाँ पे रहना कहाँ पे है, तो उसकी डिटेल पूछ रहा है आपसे। आप कहेंगे वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके, ये मैंने रहमान हॉस्टल लिखा था, मैंने मैनचेस्टर जाना था, मैंने इस दफ़ा प्लान जो किया था मैनचेस्टर का किया था, तो मैंने यहाँ पे एक booking.com पे जाके मैंने एक होटल सर्च किया, जो सबसे चीप होटल था ना, मैंने उसकी बुकिंग की, एक हफ्ते की या 3 दिन की उसकी कर ली, 3 दिन दूसरे शहर की कर ली, वो बुकिंग बना के ना मैंने उसका नाम और एंटर द एड्रेस वेयर यू आर स्टेइंग, वो उसका एड्रेस, वो सारा कुछ आपको booking.com से मिल जाता है। उसके बाद ये पूछता है व्हेन विल यू अराइव देयर, आप अपने होटल में चेक इन कब करेंगे, ये वो डेट है जो शुरू में मैं लिख चुका हूँ, शुरू में बताया था ना कि आपने यूके में कब पहुंचना है, तो वो डेट जो पहुंचने वाली डेट है ना वो आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद ये पूछता है जी व्हेन विल यू लीव देयर, आप ये कब जगह छोड़ेंगे, वही जो शुरू में डेट लिखी थी वही इधर लिख देनी है। अब आ जाते हैं जी फाइनेंस की तरफ, हैव यू रिसीव्ड एनी पब्लिक फंड्स, मैंने कहा नो, ठीक है। आगे आ जाती है ट्रैवल हिस्ट्री। अब ये ट्रैवल हिस्ट्री याद रखना, इस दफ़ा ज़रा मेरी चेंज थी, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करते हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो लेता है ना वो ज़रा डिफरेंट है, सेकंड टाइम पे जो लेते हैं उसके बारे में वो डिफरेंट पूछता है। पहले पूछता है ट्रैवल हिस्ट्री में हैव यू बीन इशूड विद यूके वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स, पहले जब मैंने नो लिखा था ना तो उसके आगे कोई और डिटेल आई थी, इस दफ़ा मैंने लिखा है हाँ मैंने सफ़र किया है, यस, आपने अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो। फिर ये पूछता है डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपने कब वो क्या कहते हैं जमा कराई थी एप्लीकेशन, किस, वो आपसे ना ईयर पूछेगा कौन से साल में आपने किया था अप्लाई, मैंने 2023 में किया था अप्लाई, मार्च। हैव यू अप्लाइड फॉर लीव टू रिमेन इन द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, मैंने कहा नहीं। हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, मैंने कहा यस। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, मैंने कहा 1 टाइम ही गया हूँ, एक दफ़ा ही मैं गया था। सेलेक्ट वाई यू वर इन द यूके, मैं तो आप यूके में क्यों गए थे, मैंने कहा टूरिज्म इंक्लूडिंग फैमिली विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे वहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आ जाती है तो आपने यही लिखना है, ठीक है। डेट यू अराइव्ड इन द यूके, सितंबर, जब मैं लास्ट विजिट जो मेरा मैं जब पहुंचा था ना यूके में
तो वो जो डेट थी ना वो क्या था, सितंबर में मैंने विजिट किया था। मैं लास्ट सितंबर 2023 में यूके में था, तो मैंने यहाँ पे सितंबर 23 लिख दिया। आगे आगे नंबर ऑफ डेज, वीक, मंथ और ईयर, आप कितने दिन वहां पे रहे थे, आपने लिख देना 8 डेज, 6 डेज, 4 डेज, 15 डेज, जितने दिन भी आप यूके में ठहरे थे ना लास्ट टाइम, आपने वो डेज लिख देने। आगे पूछता है हैव यू एवर, आगे काफी सारे पॉइंट्स हैं, मैं वो आप एक दो पॉइंट शुरू के पढ़ता हूं और मैंने आगे क्या लिखा है आपने वही लिख देना। लिखा हुआ हैव यू एवर एंटर्ड द यूके इलीगली, remained in the UK beyond the validity of your visa or permission to stay, मैंने इसको कर दिया नो। क्या आप वहाँ पे इलीगल तो नहीं रहे, मैंने कहा नहीं। उसने पूछा कि आपका जब पासपोर्ट वीज़ा ख़त्म हो गया उसके बावजूद भी आप रहे, मैंने कहा नहीं। यानी इस सारों का जवाब ना, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स का जवाब है नो। उसके बाद ये पूछता है फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज और वीज़ा। हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये पूछ रहा है कि आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हुए थे, तो मैंने यहाँ पे यस लिखा है क्योंकि मैं यूएसए से रिफ्यूज़ था, कनाडा से रिफ्यूज़ था। तो मैंने यहाँ पे जब यस लिखा ना, तो उसने मुझसे अगली डिटेल क्या पूछी है, उसने मुझसे अगली डिटेल ये पूछी है गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा वाज रिफ्यूज्ड, एन एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा वाज रिफ्यूज्ड, कंट्री आ गया कनाडा। व्हेन डिड दिस इमिग्रेशन प्रॉब्लम हैपन, ये मेरी यूके का मेरा यानी जो सॉरी वो था ना कनाडा का, मेरी अप्रैल 2024 में मेरी रिजेक्शन हुई, रिफ्यूज़ हुआ था वीज़ा कनाडा का। इसका रिफ्यूज़ हुआ था तो मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा था, ठीक है। तो फिर मैंने वो आगे पूछता है गिव मोर डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, वो ये पूछता है क्योंकि आप जब भी कनाडा से रिफ्यूज़ होते हैं ना, आपको 1-2 मेलें आती होती जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि पाजी तुसी वापस नहीं आना, काफ़ी पॉइंट्स लिखे होते हैं। उनमें से एक पॉइंट था कि दिस वाज द रीज़न प्रोवाइडेड योर इमिग्रेशन स्टेटस आउटसाइड योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी और हैबिचुअल रेजिडेंस। तो मैंने ना ये लिख दी थी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बिलोंग्स नहीं करती जो भी आपकी रेजिडेंस। आगे आगे ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री का ये था कि हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन द पास्ट 10 ईयर्स। अब वो जो पास्ट 10 ईयर्स में जो प्लेसेस है ना, उसमें लिखा हुआ है इसने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया डू नॉट इंक्लूड ट्रैवल टू द यूके। यहाँ पे ना मैंने उस यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन आती है आगे लिस्ट में कि आपने कितनी दफ़ा पिछले 10 सालों में यूरोप का ट्रैवल किया हुआ है। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 6 और मोर टाइम्स। जब मैंने 6 और मोर टाइम्स लिखूंगा ना, तो अगली जो डिटेलें ना वो खुद ही चेंज हो जाती हैं। अब वो जो चेंज हो रही है वो मैं बताता हूँ। इससे आगे फिर वो पूछता है दोबारा, उसने फिर पूछा मुझसे दोबारा कि विच कंट्री डिड यू विजिट, मैंने लिखा हंगरी। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ योर विजिट, मैंने लिखा टूरिज्म। डेट ऑफ विजिट मैंने वो मंथ और ईयर लिख दिया। फिर नंबर ऑफ डेज, वीक, मंथ और ईयर मैंने 4 डेज लिख दिया क्योंकि मैं अप्रैल में 2024 में ना मैं हंगरी गया था 4 दिन, 2-3 दिन के लिए मैं गया, 4 दिन के लिए गया था, मैंने वो डेज लिख दिया। अच्छा, इसी तरह ना ये आपसे पूछता रहेगा फिर विच कंट्री डिड यू विजिट, यूरोपियन कंट्री कौन सा विजिट किया, फिर मैंने उस पर लिख दिया इटली। इटली सारी इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, पासपोर्ट से देख लें। और जब भी आप ट्रैवल करो ना, प्लीज़ एक्सेल की एक फ़ाइल बनाओ जिसमें आप लिख दिया करो कि मैंने फ़लानी डेट को मैंने पाकिस्तान ट्रैवल किया और मैं कब वापस आया वहाँ से, ठीक है। इस तरह इसने मुझसे पूछा अगला ट्रैवल, मैंने कहा इटली। फिर इसने मुझसे पूछा अगला ट्रैवल कहाँ, मैंने कहा पाकिस्तान। फिर इसने मुझसे दोबारा पूछा फिर तुम कह गए, मैं कहा हाँ जी, कहाँ गए, पाकिस्तान। मैं फिर पूछता कहाँ गए, मैं कहा पाकिस्तान। फिर पूछता कहाँ गया, मैं कहा पाकिस्तान। फिर पूछता आप कहाँ गए, मैंने कहा मैं टर्की गया। यानी इटली, हंगरी के बाद मैं इटली गया, इटली के बाद मैं पाकिस्तान के मेरे 4 टूर हो गए, ठीक है। फिर मैंने गया टर्की गया, मैंने वो भी लिख दिया। फिर मैं पाकिस्तान गया, 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 फिर मैं बहरीन गया, फिर मैं पाकिस्तान गया, फिर मैं तुर्की गया, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना 1 बाय 1 आपने फिल करनी है और पूछता जाएगा, आपने बताते जाना है। वो पूछता जाएगा बार बार कि आपने और भी सफ़र किया, आप कहेंगे यस, फिर एक लिस्ट आ जाएगी। आपने और भी सफ़र किया, आपने कहना यस, फिर एक और लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह ये लिस्टें आपने फिल करनी है, ठीक है।
इन लिस्टों की फिलिंग के बाद आपसे वो आगे पूछता है कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज। वो फिर आगे पूछता है एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द यूके और अनदर कंट्री लाइक अ क्रिमिनल कन्वेंशन। मैंने कहा ये सारे पे आपने कोई ऐसा यानी इस पे लिख देना आपने नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज। इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ना आपने ये लिखनी है। फिर हम अगले पेज पे चले जाते हैं। अब अगले पेज पे आ गई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में वो पूछता है हैव यू नीडेड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। मैंने इसके आगे कुछ ही लिखा इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। आगे पूछता है जी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूछता है वी मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर टू यूज। मैंने उसको इंग्लिश में इंग्लिश सेलेक्ट कर ली वहां से, ठीक है। अब करंट स्टेटस में आ जाते हैं। करंट स्टेटस में आके कहता है जी व्हाट परमिशन डू यू हैव टू बी इन सऊदी अरेबिया। वो पूछ रहा है कि आप सऊदी अरेबिया में क्या किस परमिशन के तहत रह रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट। ये बड़ा पॉइंट का सवाल है। आपने करंट स्टेटस में क्या लिखना है, वो ये पूछता है व्हाट परमिशन डू यू हैव टू बी इन सऊदी अरेबिया। तो मैंने यह लिखा आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट, ओके। उसके बाद पूछता है विच ईयर डिड यू बिकम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सऊदी। आप कब आए थे सऊदी अरेबिया। मैं 2003 में सऊदी अरेबिया में आया था, उसके बाद नहीं मैं गया। तो आपने जो पहला आपकी एंट्री है ना सऊदी अरेबिया में, आपने यहाँ पे वो ईयर लिखना है। आप आगे आ जाते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो डू यू हैव अ यूके नेशनल, हमारे कुछ नहीं, यहाँ पे नो लिख देना आपने, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट आ गया, अदर डॉक्यूमेंट्स आ गए। अच्छा, आखिर में ना जब आप ये फिल कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये आता है डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके पासपोर्ट वगैरह आ जाते हैं। तो फीस वाला चक्कर आ जाता है। आपसे ये पूछता है आपने 6 मंथ का वीज़ा चाहिए, 1 ईयर का चाहिए, 2 ईयर्स का चाहिए, 3 ईयर्स का चाहिए, 5 ईयर्स का चाहिए। उसके हिसाब से फिर आपकी फ़ीस है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 2 ईयर्स। स्टैंडर्ड सर्विस मैंने ली थी, मैंने कोई अर्जेंट सर्विस नहीं ली, कोई इनकी वीआईपी सर्विस नहीं ली। फिर उसमें ये पूछता है कि कितने पैसे, टू 2 साल के मैंने इनको $570 पे किए। 2 साल का वीज़ा लगवाने के लिए मैंने इसको $570 पे किए। थोड़े से $100 और लगता ना मेरा, तो मेरा 5 साल का वीज़ा हो जाता। बहरहाल इंसान एक लालची बंदा है, उसकी लालच कभी ख़त्म नहीं होती। शुक्र अल्लाह ताला का, मैंने 2 साल लिखे, मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वो आपके वही हल्फनामा आ जाता है। मैंने लिखा आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। सारा कुछ आपने वो करके इसको जैसे ही आप ओके करते हैं ना, तो फिर आपके पास ना एक बार कोड इशू हो जाता है, आपको एक आपका एप्लीकेशन नंबर इशू हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आता है जी डॉक्यूमेंटेशन। आपने सारा कुछ खुद अपलोड करना है। अगर आप सारा कुछ खुद अपलोड नहीं ना कर सकते तो वो कहते हैं आप वीएफएस के ऑफिस आ जाएं। अपने मुल्क आपके हर मुल्क में एक ऑफिस डेडिकेटेड होता है यूएस एम्बेसी की तरफ से, जिसको आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर आप खुद अपलोड नहीं कर सकते तो आप उस कंपनी में जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करेंगे, वो पैसे लेंगे टंगे टका के। आपने एक प्रिपेयर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है मेरी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है। टोटल मैंने 19 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। अब मैंने किया क्या क्या आपको मैं बता देता हूँ, आप ये ज़हन नशीन कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें अपलोड करने से पहले, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ जो मैंने अपलोड की ना वो थी होटल की बुकिंग, यूके बुकिंग। अच्छा, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हो ना आप इनको नंबर दे देना, ठीक है। जब वो आपके सामने लिस्ट आएगी ना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की, तो आपने ना बड़े गौर से उसको पढ़ना है। हर ऑप्शन आपके लिए नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। इसलिए बड़ा ही सोच समझ के देख के आपने अपलोड करने हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में मैंने पहले किया जी होटल की बुकिंग। नंबर 2 पे प्रोफेशनल, मेरा यहाँ पे जैसे मैंने कहा है सऊदी अरब में एक लॉ बना हुआ है कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे आता है, जो भी उसने सरकारी डिग्री या सर्टिफिकेट लिया होता है वो यहाँ पे टेस्ट होता है। फिर यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट उसको अपना एक सर्टिफिकेट देती है। मैंने वो कार्ड अपलोड किया, सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का कार्ड अपलोड किया। फिर मैंने पाकिस्तान से सिविल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया हुआ था, मैंने वो सर्टिफिकेट अपलोड किया।
फिर मैंने सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का एक सर्टिफिकेट था, कार्ड और सर्टिफिकेट दो मुख्तलिफ चीज़ें, मैंने वो अपलोड किया। फिर मैंने सैफ वीज़ा कार्ड अपलोड किया। फिर मैंने दुबई का मेरे पास वीज़ा कार्ड है, मैंने वो अपलोड किया। फिर मैंने जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड किया। फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट अपलोड की। फिर मैंने ये जो एप्लीकेशन है ना आपने जो फिल की है, डाउनलोड की हुई थी, ये भी आपने अपलोड करनी है, ठीक है। फिर आपने पासपोर्ट अपलोड किया। फिर मैंने पुराना पासपोर्ट जो था वो भी अपलोड किया। फिर मैंने अबशर का गोल्डन अकामा, अबशर से डाउनलोड होता है, ये अपलोड किया। और फिर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस अपलोड की। फिर मैंने नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तान का वो अपलोड किया। फिर मैंने कंपनी का चैम्बर लेटर अपलोड किया। फिर मैंने कंपनी का वो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन का लेटर अपलोड किया। फिर मैंने सैलरी स्लिप अपलोड की 6 महीने की, सऊदी अरब से जो अप्लाई करते हैं वो 6 महीने की अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करेंगे, 6 महीने की अकामा ट्रांसलेशन अपलोड करेंगे, और मेडिकल रिपोर्ट टीबी की। अगर आप पिछले 6 महीने में पाकिस्तान आए गए हैं ना, तो आपको टीबी की रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। वो आपको नेट से ही पता लग जाता है कि सऊदी अरब में आपके शहर में कहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटी है जहाँ से आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं टीबी का, तो वो आपने अपलोड करना है। अगर आपको 6 महीने इधर हो गए, आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, तो नो नीड। तो मैंने ट्रैवल किया था, तो मैंने वो करा। टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो एक्टिव थे। आपने ज़मीन के पेपर नहीं अपलोड करने, कोई ज़रूरत नहीं है उन्होंने, ठीक है। कोई ऐसी वैंकी पैंकी नहीं मारनी, अपनी तरफ से होशियार बनने की कोशिश ना किया करें, चलाकियाँ ना किया करें, वो आपसे ज़्यादा सियाने हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैंने अपलोड की है। आप लोगों को कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप लोरी मुंडा के साथ कांटेक्ट करें। अल्लाह की रहमत से हर बंदे को मैं अपना मोबाइल यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। सोचो, यूट्यूब पे ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। हर मैसेज में मेरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोरी मुंडा से कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, बशर्ते कि मैं ऑफिस में बिजी ना हूँ। वरना अल्लाह के फजलो करम से मैं जवाब देता हूँ मोस्टली। बराए मेहरबानी अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि मैं भी बिजी होता हूँ, फारग होता हूँ, तो मैं उसी वक्त जवाब दे देता हूँ। मैं बल्कि आप लोगों को कहता हूँ ईमो पे कॉल क्यों, मैं तो एडा ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि कॉल ना करो, मैनू ईमो ते कांटेक्ट कर लो ताकि ਤੁਹਾਡੇ पैसे बच जाएं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई का नुकसान हो। एक बात याद रखो दोस्तों, जब भी आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई करते हो, आपको पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए वीज़ा अप्लाई करते वक्त परेशान ना हुआ करें। अल्लाह तवक्कल काम कर रहे हैं तो अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। तो ये था आज का यूके का फॉर्म फिल कैसे करते हैं, वर्ड बाय वर्ड मैंने बता दिया आपको। आपने कोई परेशानी नहीं, वैसे जैसे जो मैंने लिखा है सिंगल एंट्री मैंने जाना है ना, तो उसके हिसाब से 100% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये दूसरी दफ़ा मैंने सेम डिट्टो, अभी यकीन करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पुराना फॉर्म संभाल के रखा हुआ था, मैंने उसको देख के ये फॉर्म फिल किया, ठीक है। आपने मेरी बातों को नोट कर लेना है। आपके पास यूके के फॉर्म में एडिट की ऑप्शन होती है, आप उसको जब चाहें उस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आपको वीज़ा लगेगा, बशर्ते आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, ठीक है। अब ट्रैवल हिस्ट्री पे भी एक वीडियो बन सकती है, वो मैं आपको कहता हूँ तो मैं बनावांगा, लेकिन आधे घंटे की ये फिल्म हो गई है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे 2000 घंटे रह गए, अब पता नहीं 2000 घंटे कंप्लीट होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो अल्लाह मालिक है, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ। तो भाई को याद रखें दुआओं में, और बस यही कहना चाहूँगा, खुश रहा करें और टेंशन ना लिया करें कि साढ़े वीज़े नहीं लग रहे। कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको जहाँ पे भी हो रिज़्क दे रहे हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं भी शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का, जितनी उसकी रहमत है। तो ज़िंदगी रही तो फिर अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए लोरी मुंडे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।